डॉक्टर शैलेश सुनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है पूरे शहर का विशेष ख्याल और इस अंक में हमारे साथ में हैं डॉक्टर रंजीत चौधरी, जो कि गुर्दा मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चौधरी, आपका स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर चौधरी, हम आज दर्शकों को बताएंगे किडनी स्टोन जो सबसे कॉमन चीज़ है, उससे होने वाले दर्द, कॉम्प्लिकेशन, पेशाब का रिटेंशन, प्रोस्टेट का ऑपरेशन और साथ में ट्रांसप्लांट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुर्दे के जो कॉमन रोग होते हैं वो आप हमें बताएं एज के साथ में कि गुर्दे में क्या क्या कॉमन रोग होते हैं और उनको हम कैसे कैसे सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, गुर्दा हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का फिल्टर है जो कि रक्त को अशुद्धियों से जो है वो मुक्त कराता है और इसका काम है कि मूत्र बना के शरीर में जो अतिरिक्त वॉल्यूम है और जो गंदगी है उसको साफ करना। तो यदि हम यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गुर्दे में जब मूत्र का संक्रमण होता है तो वो एक बड़ी दिक्कत होती है और उसके अलावा जो संक्रमण है उससे गुर्दे में पथरी होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। दिक्कत इसमें यह है कि विशेषकर हमारे देश में एक इलेक्टिव हेल्थ चेकअप, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति खुद जाकर समय पर अपना परीक्षण कराए, वो उसका प्रचलन जो है वो बहुत कम है। इसलिए जब तक कोई दिक्कत नहीं होती है तब तक व्यक्ति विशेष जो है वो किसी डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं और ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि गुर्दा एक ऐसा अंग है जब वो आवाज़ करता है, जब वो कोई दिक्कत पैदा करता है जिसके लक्षण जो हैं वो व्यक्ति में परिलक्षित होने शुरू होते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो यदि हम पथरी की भी बात करें तो बहुत सारी पथरी ऐसी होती हैं जो कि साइलेंट होती हैं, जो कि शरीर में होती तो हैं लेकिन उनके कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो पहला तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भले ही कोई दिक्कत हो या ना हो, एक उम्र के बाद में नियमित जो है वो अपना सेहत का जो है वो परीक्षण कराते रहना चाहिए और उससे कोई भी अगर शरीर में व्याधि हो रही है, कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको हम बहुत ही शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं और ज़्यादातर केसेस में शल्य चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है और दवाइयों से और कुछ परहेज और कुछ सलाह से जो है इसको हम बहुत ही शुरुआती अवस्था में ठीक भी कर सकते हैं। मुख्य कारण क्या होते हैं पथरी बनने के और एक किस लेवल की पथरी, मतलब एक अंदाज से हम कहें अपने दर्शकों के लिए कि 10 मिलीमीटर की पथरी जो है गुर्दे से निकल सकती है, नली के द्वारा निकल सकती है, उसके ऊपर की पथरी के लिए जैसे कि आप बहुत ही विख्यात यूरो सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो पथरी बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं और उनका हम ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं? जी देखिए, बहुत ही हम इसको सीधे सरल शब्दों में इसके व्याख्या अगर करें तो यदि शरीर में पानी की कमी होगी तो पथरी बनने की संभावना जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन हम उतनी गहराई में ना जाएं। जो जनमानस को सरल भाषा में जो हम एक संदेश देना चाहेंगे वो यही है कि पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में आप लें। अब अगला सवाल यह है कि पानी पर्याप्त मात्रा का अर्थ क्या है। तो उसके बहुत सारे व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या ये है कि आप अपने वज़न के हिसाब से पानी लें। हर 20 किलो पे आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति का जो वज़न है वो करीब 80 किलो है तो उसको सामान्यतः 4 लीटर पानी की दरकार है 24 घंटे में। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि यदि हम किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जिससे शरीर से पानी की मात्रा का अधिक मात्रा में निकलना हो रहा है, जैसे कि यदि कोई मजदूर है, यदि कोई रिक्शा चला रहा है, गर्मी में काम कर रहा है तो उसकी वजह से शरीर से बहुत सारा पानी निकलेगा तो उसको अपने पानी की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। अब कितनी बढ़ा देनी चाहिए तो उसका एक और व्याख्या है कि जो हम मूत्र निष्कासित करते हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। मतलब उसका जो रंग है
वो पानी के जैसा ही होना चाहिए। यदि वो पीली है, यदि उसमें किसी प्रकार की गंध आ रही है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है और इतना पानी हमें पीना चाहिए कि वो जो हम मूत्र निष्कासित कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो। तो यदि हम शरीर में पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो पथरी होने की जो है वो संभावना कम हो जाती है। अब जो आपने अगला प्रश्न पूछा कि किस साइज की जो पथरी है उसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है और किस साइज की जो पथरी है वो शरीर से निकल जाती है, तो देखिए ये प्रश्न जो है वो हम दिन में कम से कम 5-7 बार तो इसका जवाब हम मरीजों को देते ही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि मुझे भी पथरी हो जाएगी तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई शल्य चिकित्सा कराना पड़े, और मैं अपने चिकित्सक से यही उम्मीद रखूँगा कि दवाइयों से या किसी और पद्धति से वो जो है वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या है कि गुर्दे हैं और नीचे जो है वो पेशाब की थैली है और उन दोनों के बीच में एक नली है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये एक सेतु है यूरेटर की, जो पेशाब की थैली है उसे हम एक बांध समझ लें कि उसके अंदर जो मूत्र है उसका स्टोरेज होता है और जो मूत्र का प्रोडक्शन होता है वो गुर्दे में होता है, और इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट या जो एक रोड या एक सेतु या इसको आप कुछ भी बोलें वो एक यूरेटर है। तो गुर्दे में से कई बार ऐसा होता है कि छोटी जो पथरी है वो निकल कर जो है वो यूरेटर में आ जाती है, और यूरेटर लगभग जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की एक नली होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऊपर आप समझ लें गुर्दे के पास में, जैसे अगर हम समझें कि यहाँ पर पीठ के पीछे यहाँ पर गुर्दा होता है, तो गुर्दे से लेके यहाँ पर पेशाब की थैली की अगर हम बात करें तो ये जो नली है ये ऊपर जो है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, लगभग 8 से 9 मिलीमीटर, और जैसे जैसे ये नीचे आती है और जहाँ पर ये पेशाब की थैली में जुड़ती है ये सक्रिय होती जाती है, ये लगभग 4 से 5 मिलीमीटर की चौड़ाई हो जाती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि यदि कोई पथरी जो है वो 5 मिलीमीटर से बड़ी है तो वो इस नली में से निकलकर नीचे पेशाब की थैली में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हम ये दिमाग में रखें कि ये जो एक नली है ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मांसपेशियों की एक नली है। तो ये कोई स्टील की या लोहे की नली नहीं है कि जितना इसका वर्ग क्षेत्र है उतनी ही इसमें से कोई वस्तु जो है वो निकल सकती है। तो मेरे अनुभव में मैंने 12 मिलीमीटर से लगभग इतनी बड़ी भी पथरी जो है वो निकलते हुए देखा है, लेकिन मैंने 3 मिलीमीटर की भी पथरी फंसते हुए देखा है जो कि कई दिनों के इंतज़ार के बाद में भी ना निकली हो। तो अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो 5 मिलीमीटर से जो छोटी पथरी है उसको इस नली के अंदर से निकल जाना चाहिए। 10 मिलीमीटर से अगर बड़ी है तो उसके निकलने की संभावना कम है, और 5 से 10 मिलीमीटर के बीच की बात करें तो जैसे जैसे पथरी का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके निकलने की संभावना जो है वो कम होती जाएगी। तो जब भी हमारे पास में कोई व्यक्ति विशेष आता है जिसके नली के अंदर पथरी फंस गई है, तो वो हमारे पास में इसलिए ही आता है क्योंकि उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा है। वो पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि जो गुर्दे में पेशाब है वो वहाँ पर रुक गई है और वो आंशिक रूप से ही जो है वो पथरी के साइड में से निकल कर पेशाब की थैली में आ पा रही है। तो इसकी वजह से गुर्दे में सूजन होती है। सूजन की वजह से जो गुर्दे के आसपास एक कैप्सूल होता है वो खिंचता है, स्ट्रेच होता है, और उसकी वजह से व्यक्ति को जो है वो दर्द की अनुभूति होती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास में आता है। तो 90% ऐसे केस में ना तो व्यक्ति ऑपरेशन कराना चाहता है, ना ही हम करना भी चाहेंगे, तो उसको हम कुछ दर्द की दवाइयाँ देते हैं। बहुत कम केसेस में यदि हमें लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हम कोई एंटीबायोटिक भी देते हैं। कुछ केसेस में हम लो डोज का कुछ स्टेरॉइड देते हैं, और यदि पथरी जो है वो नली के नीचे वाले भाग में फंसी है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि हम प्रोस्टेट की व्याधि में भी देते हैं, जिससे वो नली रिलैक्स हो जाती है और पथरी के निकलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति को हम 5 से 7 दिन के बाद में दोबारा बुलाते हैं, और ये हम खास हिदायत देते हैं कि अगर दर्द मिट भी जाए
तो आप ये मत मानिए कि पथरी निकल गई है, क्योंकि ये बड़े मज़ेदार चीज़ है कि कई बार पथरी फंसी रहती है लेकिन दर्द खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है इसके बावजूद कि गुर्दे में सूजन है, इसका जवाब हम पूरी तरीके से नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में ये बहुतायत में देखा जाता है कि पथरी फंसी हुई है, गुर्दे में सूजन है, लेकिन एक समय के बाद में दर्द खत्म हो जाता है। तो एक और संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि यदि पथरी फंसने के बाद में आप डॉक्टर के पास में जाएं, डॉक्टर साहब आपको कुछ दवाई दें, और यदि आपका दर्द खत्म भी हो जाए तो भी आप एक हफ्ते के बाद में एक सोनोलॉजिस्ट के पास में जाकर एक सोनोग्राफी करा के ये निश्चित करिए कि वो पथरी निकल गई है। क्योंकि आप इसको दूसरी तरीके से यदि हम समझें तो यदि आप ये बहुतायत में सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति को पथरी की वजह से जो है वो गुर्दा खराब हो गया, तो वो गुर्दा तभी खराब होता है जब पथरी फंसी हुई है, गुर्दे में सूजन है, मूत्र जो है उसका निकासी जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया, और सूजन की वजह से गुर्दा जो है वो धीरे धीरे खराब हो गया। तो ये वो व्यक्ति है जिसमें सूजन थी लेकिन दर्द खत्म हो गया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दर्द का खत्म होने का एक सीधा सीधा कोरिलेशन पथरी के निकल जाने से नहीं है। तो यदि पथरी के लिए आप मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि दवाइयों से उपचार की तरफ यदि आप गए हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो पथरी जो है वो निकल गई है, जिसको हम सोनोग्राफी से बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सोनोग्राफी एक बहुत ही फास्ट और सस्ता डायग्नोस्टिक टूल है जिससे कि हम मालूम कर सकते हैं कि गुर्दे में सूजन है कि नहीं, पथरी कहाँ फंसी हुई है और उसके अंदर पस तो नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अब अपन ने नली तक की बात करी, सपोज गुर्दे में पथरी फंसी हुई है, मरीज को दर्द हो रहा है, तो उसमें सर्जरी किस तरीके की होती है और कौन कौन सी पद्धति से की जा सकती है डॉक्टर साहब? जी देखिए, गुर्दे में विभिन्न पद्धति हैं जिससे हम पथरी का उपचार कर सकते हैं। पहले मतलब कई वर्षों पहले, अब ये पुरातन काल की बात हो चुकी है, लेकिन एक ऑपरेशन होता था जिसमें हम चीरा लगा के गुर्दे की पथरी को निकालते थे। अभी भी सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर दूरबीन पद्धति सुगमता से जो है वो उपलब्ध नहीं है, अभी भी चीरा लगा के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो जैसे कि किसी भी अंग में शरीर के चीरा लगा के ऑपरेशन होता है, एक तो वही पद्धति है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना विकास यूरोलॉजी में तकनीक का हुआ है, शायद ही मेडिकल क्षेत्र की किसी और विधा में हुआ हो। यूरोलॉजी में अब ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिसे हम दूरबीन पद्धति से नहीं कर सकते हैं, और ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन मैं बोलूँगा विधाओं में, जहाँ तक गुर्दे की पथरी की बात है। क्योंकि कैसी भी पथरी हो, किसी भी आकार की, किसी भी लोकेशन की, उसको हम दूरबीन से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम समझें कि दूरबीन जो है वो गुर्दे की पथरी में हम दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो जो मार्ग ईश्वर ने प्रदत्त किया है, जो हमारा मूत्राशय होता है, दूरबीन को पहले हम उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद में जो मैंने आपको एक नली का भी वर्णन किया, यूरेटर को, उसकी एक कनेक्शन होता है मूत्राशय में, उसको हम लोकेट करके दूरबीन को हम उसके अंदर डालते हैं। तो इससे हम जो है वो यूरेटर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर यूरेटर से होते हुए अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम गुर्दे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसको हम RIRS बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी। इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो चीरा नहीं लगता है। जैसा कि मैंने बोला, ईश्वर प्रदत्त मार्ग से हम दूरबीन को डालकर गुर्दे के अंदर जो है वो पथरी को लेज़र से जो है उसको हम तोड़ के निकाल देते हैं। यदि पथरी जो है वो काफ़ी बड़ी है तो उसमें RIRS उपयुक्त पद्धति नहीं है। यदि वो पूरे गुर्दे में पथरी ने कब्जा कर लिया है और बहुत बड़ी पथरी है, तो उसमें फिर एक और पद्धति है जिसमें हम शरीर में एक छेद करते हैं। वो छेद हम मरीज़ को उल्टा लिटा के या सीधा लिटा के भी कर सकते हैं, और हम गुर्दे के अंदर जो है एक वायर को डालते हैं, और यदि हम पीठ में से जा रहे हैं तो उस वायर को हम उसके ऊपर जो है वो रास्ता थोड़ा सा चौड़ा करके एक पाइप जो है वो पीठ के जरिए गुर्दे के अंदर डाल देते हैं। PCNL टेक्निक यही होती है? जी, इसे हम PCNL बोलते हैं। और ये फिर उसके बाद में हम स्कोप को अंदर उस पाइप के अंदर जो है
स्कोप को डाल के पथरी को हम के दर्शन करके उसको हम किसी भी एनर्जी सोर्स से, जिसमें लेज़र भी एक एनर्जी सोर्स है, उसको हम तोड़ के उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। इसे हम पीसीएनएल बोलते हैं। पीसीएनएल का जो फुल फॉर्म है वो है परक्यूटेनियस, मतलब चमड़ी के जरिए, नेफ्रोलिथोटमी मतलब गुर्दे के अंदर जाके पत्थर को तोड़ना। एक चीज़ और है जिसको सामान्य भाषा में लिथोट्रिप्सी जिसको बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी इस तकनीक का सही नाम नहीं है। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है पत्थर को तोड़ना। अब उसको हम पीसीएनएल के जरिए भी तोड़ सकते हैं, आरआईआरएस के भी जरिए तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी भी ऑपरेशन के बगैर पत्थर को तोड़ने की बात करते हैं, वो तकनीक है ESWL, यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हम एक मशीन के ऊपर मरीज को लिटाते हैं और बाहर से हम ध्वनि तरंग, जिसको हम शॉक वेव्स बोलते हैं, वो प्रेषित करते हैं और ये ध्वनि तरंग अंदर जाके पथरी को जो है वो तोड़ देती है। और पथरी जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो फिर वो टुकड़े जो हैं वो जो मूत्र मार्ग है, यानी कि गुर्दे से यूरेटर, यूरेटर से मूत्राशय और फिर मूत्र नलिका से जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये 4 पद्धति, ओपन सर्जरी, दूरबीन से आरआईआरएस और पीसीएनएल, और फाइनली बिना ऑपरेशन करे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से हम पथरी को मैनेज करते हैं। लेकिन हर विधा का एक महत्व है और किसी विशिष्ट परिस्थिति में कोई विधा जो है वो दूसरे से बेहतर होगी। तो ये डॉक्टर का, आपके यूरोलॉजिस्ट का विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसका चयन करता है और पथरी का किस प्रकार से इलाज करता है। इन सारी विधाओं में एक जैसे कहते हैं कि यूरेटर का महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि पथरियां टूट के उसी के रास्ते से बाहर निकलती हैं। तो यूरेट्रिक स्टेंट कब डाले जाते हैं, कितने दिन तक डाल के रखा जा सकता है और वापस कब उसको बदल देना चाहिए या निकाल देना चाहिए? तो देखिए, स्टेंट यूरोलॉजी में बहुत ही कॉमनली जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और यदि हम आरआईआरएस की बात करें तो आरआईआरएस में कभी कभी ये होता है कि जो यूरेटर है उसके अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि जो स्कोप है वो सुगमता से अंदर जा सके। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि भले ही आपको जो शल्य चिकित्सा है उसको आपको स्टेज में करना पड़े, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। लेकिन यदि आप ईश्वर की बनाई हुई जो यूरेटर है उसको यदि आप कोई स्थायी चोट पहुंचा देते हैं तो वो मरीज के लिए जीवन भर की जो है वो परेशानी का सबब बन जाता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो यूरेटर है वो बड़ा सकरा है, टाइट है, और जो हमारा जो फ्लेक्सिबल स्कोप है वो सुगमता से उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इसमें प्री स्टेंटिंग का रोल होता है कि हम स्टेंट डाल देते हैं और 1 हफ्ते के बाद में हम आरआईआरएस को प्लान करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर जो है वो स्टेंट होने की वजह से जो यूरेटर है वो थोड़ा सा फैल जाता है और बिना किसी दिक्कत के आप स्कोप को अंदर ले जा सकते हैं। यदि हम यूरेटरोस्कोपी की बात करें जिसमें यूरेटर के अंदर हमें किसी पथरी को निकालना है, कभी कभी ऐसा होता है कि यूरेटर जो है वो चौड़ा होता है और पथरी जो है वो किसी कारण से ज़रूर फंसी थी, लेकिन उसकी वजह से नली बहुत ज़्यादा नहीं चिपकी होती है या आपने बहुत ज़्यादा समय जो है वो अंदर नहीं गुजारा ऑपरेशन के, तो कभी कभी, और ये बहुत कम प्रतिशत होता है, हम स्टेंट नहीं भी डालते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम स्टेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि यूरेटर में जब पत्थर फंसता है तो वो इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि जहाँ पर वो फंसता है वो नली थोड़ी चिपक जाती है। तो आप पत्थर को भले ही निकाल देते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि नली को पत्थर की वजह से चोट पहुंची है जिसकी वजह से वो सक्रिय हो गई है। तो वो भविष्य में मरीज को किसी प्रकार की तकलीफ ना दे, तो इसलिए हम एक स्टेंट रख देते हैं। अब स्टेंट कितने दिन रखना है, मेरे हाथों में 10 से 14 दिन मैं स्टेंट रखता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें नली में पत्थर बहुत लंबे टाइम से फंसा हुआ होता है और नली को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची होती है, या फिर नली सक्रिय होती है, तो हम जब स्कोप डाल रहे हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आप 4 हफ्ते से 6 हफ्ते रख देते हैं। मुझे लगता है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा स्टेंट रखने का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेंट रखने में भी दिक्कत है। जब आप स्टेंट रखते हैं तो वो उसकी वजह से मूत्र में संक्रमण की संभावना रहती है और उसको कवर करने के लिए आपको लगातार जो है वो लो डोज में एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। दूसरा, स्टेंट के साथ में क्या होता है कि जब आप मूत्र का निष्कासन करते हैं तो जो पेशाब है, चूँकि यहाँ पर जो वाल्व होता है, जो यूरेटर और पेशाब की थैली के बीच में एक वाल्व होता है जो कि पेशाब को मूत्राशय से वापस जाने से रोकता है। लेकिन जब स्टेंट पड़ा होता है
तो जब पेशाब की थैली सिकुड़ती है, जब उसमें प्रेशर बढ़ता है मूत्र को बाहर फेंकने के लिए, तो वो स्टेंट की वजह से वो वापस जाती है और मरीज़ बोलता है कि मुझे गुर्दे में दर्द हो रहा है। तो कुछ तकलीफ़ें स्टेंट की वजह से भी रहती हैं, तो स्टेंट ज़्यादातर केसेस में रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक समय के बाद में जो है उसको निश्चित रूप से निकाल देना चाहिए। और ये मैं मरीज़ों को भी संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम होता है, लेकिन कुछ मरीज़ जो हैं वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर स्टेंट पड़ा हुआ है। अब स्टेंट जो है वो एक भारी वस्तु है, ये हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। तो यदि स्टेंट लंबे टाइम तक शरीर में छूट जाएगा, जैसे अगर आप 6 महीने तक आपने स्टेंट भूल गए आप, तो स्टेंट के ऊपर जो मूत्र में जो लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, वो जमना शुरू हो जाते हैं और वो स्टेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर पथरी बन जाती है। तो ऐसा हर यूरोलॉजिस्ट के अनुभव में होता है कि उसको जीवन में कभी ना कभी ऐसे मरीज का सामना करना पड़ता है जिसका स्टेंट 2 साल से नहीं निकाला गया और वो ऊपर गुर्दे से लेके मूत्राशय तक, यूरेटर में पूरा एक बड़ा सा पत्थर जो है वो बन जाता है। तो ये एक बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी परिस्थिति हो जाती है कि जो चीज़ होनी नहीं चाहिए वो शायद मरीज की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो ऐसा हो गया। तो ये स्टेंट की कहानी है। उस कंडीशन में अपन स्टेंट को कैसे निकालते हैं? जो कैल्सिफाइड स्टेंट्स होते हैं उसमें जटिल समस्या है। देखिए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पत्थर कहाँ कहाँ बना है। आमतौर पे गुर्दे में भी बनेगा, यूरेटर में भी बनेगा और मूत्राशय में, मतलब जहाँ जहाँ स्टेंट है वो उस पर जो एक नाइडस प्रोवाइड करता है और पूरा जो है वो पत्थर बन जाता है। तो मेरे कुछ शोध पत्र भी हैं इस पर। तो करना यही होता है कि जहाँ जहाँ पत्थर है, पहले हम मूत्राशय के पत्थर को तोड़ेंगे, फिर हम गुर्दे में PCNL के जरिए जो है वहाँ पर जाके उस बड़े पत्थर को निकालेंगे, फिर यूरेटर के पत्थर को निकालेंगे। स्टेंट कई बार टूट भी जाता है क्योंकि वो भुरभुरा हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो ये एक बड़ी परेशानी वाली अवस्था होती है यदि स्टेंट पे इतना बड़ा पत्थर बन जाए, लेकिन जैसी परिस्थिति होती है फिर उसमें वैसे ही अपने को सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो हुई अपनी गुर्दा और यूरेटस की स्टोन और उसकी बीमारी से संबंधित, जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस भी आ जाती है, जिसको आपने स्टेंटिंग डाल के क्लियर किया। अब हम आते हैं पेशाब की थैली और वरिष्ठ जनों में होने वाली बीमारी प्रोस्टेट पर, जो कि एक सबसे कॉमन चीज़ है। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ती है। प्रोस्टेट मतलब बेसिकली डायग्नोसिस के लिए हम सबसे सघन और सबसे आसान उपलब्ध टूल जो होता है सोनोग्राफी, उससे हम प्रोस्टेट का वेट निकाल लेते हैं। और प्रोस्टेट का वेट निकालने के बाद में अगर मरीज को हम बताते हैं तो पहले उसको अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो उसको ऐसा लगता है कि इतनी बढ़ गई है, मेरी तो तकलीफ हो रही है। तो प्रोस्टेट को अपन किस रेंज में मानेंगे कि कब तक हमें मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं और कब कैसे उसको सर्जरी के लिए पेशेंट को हमें मूव करना चाहिए? जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और इसका भी कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। मैं प्रयास करूंगा। देखिए, क्या है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी परेशानी का इलाज तब होता है जब वो परेशानी बने। जहाँ तक हम प्रोस्टेट पॉरिश ग्रंथि जिसको बोलते हैं उसकी हम बात करें, तो उसका जो बढ़ना है वो अवश्यम भावी है, वो उम्र के साथ में होगा ही होगा और ये कोई बीमारी नहीं है। ये उम्र का एक जो उम्र की वजह से शरीर में बदलाव होता है, ये उसका एक मैनिफेस्टेशन है। जिस तरीके से मोतियाबिंद होना है वैसे ही जो है वो प्रोस्टेट जो है वो एक समय के बाद में बढ़ेगा। लेकिन यदि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ये सवाल पूछेंगे कि कैटरैक्ट का क्या कोई एक उम्र है जिसके बाद में हमें ऑपरेशन करना है, तो उनका यही जवाब होगा कि कोई ऐसी उम्र नहीं है। जब व्यक्ति को दिखने में दृष्टि बाधित हो जाए, उसको धुंधला दिखने लग जाए, जब हम उसके बाद में परीक्षण करके ये चीज़ को निश्चित करें कि उसका जो लेंस है वो धुंधला पड़ गया है, वो ओपेक हो गया है, तभी हम उसको निकाल कर दूसरा लेंस डालेंगे। तो ये संभव है कि किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र में जो है वो कैटरैक्ट की समस्या हो जाए और किसी व्यक्ति को 80 साल में भी ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि संभावना उम्र के साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कैटरैक्ट की वजह से दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई निश्चित उम्र नहीं है जिसे हम मार्क कर सकें कि 60 के बाद में सभी पुरुषों को जो है वो कैटरैक्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही प्रोस्टेट में है।
हमारे अनुभव में हम ऐसे व्यक्ति भी देखते हैं जिनको 55 साल में प्रोस्टेट की वजह से दिक्कत है, और हम ऐसे भी देखते हैं जिनको 80 साल में कोई दिक्कत है नहीं। तो उम्र जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहली बात है कि पुरुष को जो है वो मूत्र की निकासी में जो है वो दिक्कत आनी चाहिए। अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि जो दिक्कत होती है मूत्र के निष्कासन में वो रातों रात नहीं होती है। तो जैसे आपने भी देखा होगा कि 40-45 साल के बाद में जब सभी का अनुभव है कि जब पास की जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, तो चश्मे की तो दरकार होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई जितना हम उसको सरका सकें आगे उतना हम सरका दें, क्योंकि वो रातों रात जो है वो हम दृष्टिबाधित नहीं हुए। तो पहले हम पास से पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा ऐसे दूर होने लग जाते हैं, फिर थोड़ा और ऐसे दूर होने लग जाते हैं, फिर जब बिल्कुल ही हाथ ही जब छोटा पड़ने लग जाता है तब हम चश्मा लगाते हैं। तो जब मूत्र का जो प्रवाह है वो भी एकदम से तो कम होता नहीं है, वो शनै शनै कम होता है। तो लोग जो है वो उसको खींचते रहते हैं। तो उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत भरोसे के लायक नहीं होती है। कि यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछें कि दादा आपकी पेशाब जो है वो कम हो गई है, तो वो बोले हाँ थोड़ी तो कम है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं अब तो पिछले 20 साल की अपेक्षा जो है वो बहुत कम हो गई है। मतलब वो उस चीज़ को उसका बचाव करने का प्रयास करेंगे कि कम तो है लेकिन ठीक है, काम चल रहा है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन हमें एक यूरोफ्लोमेट्री करके एक जांच होती है, बहुत ही सरल सी एक जांच होती है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक ट्रांसड्यूसर एक मशीन होती है, उसके ऊपर हम मरीज को पेशाब करने का बोलते हैं और एक ग्राफ जो है वो उसमें से निकल के आता है। तो उस ग्राफ को देख के कोई भी अनुभवी यूरोलॉजिस्ट ये निश्चित रूप से बोल सकता है कि इनको मूत्र के निष्कासन में, पेशाब करने में, इनके प्रवाह में कितनी कमी है। तो एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत सब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन के, जिसमें मरीज ये वर्णित कर रहा है कि उसकी पेशाब की धार कैसी है। यदि पेशाब की धार कम है तो उसके बाद में सोनोग्राफी जैसे की जाती है। तो सोनोग्राफी में ये देखा जाता है कि प्रोस्टेट का कितना साइज है। और इसमें भी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये बात तो सही है कि जितना बड़ा प्रोस्टेट होगा उतनी पेशाब की धार कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आप देखेंगे कि 40 ग्राम प्रोस्टेट में भी लोगों की पेशाब की धार जो है वो बहुत ज़्यादा बाधित है, और 70 ग्राम वाले की भी पेशाब जो है वो हो सकता है कि उससे बेहतर हो। अब ये क्यों होता है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम बहुत गहराई से तो नहीं जा पाएंगे अभी। मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ये प्रोस्टेट है ना, उसके अंदर से जो है वो पेशाब की नली जा रही है। तो यदि प्रोस्टेट का स्वरूप ऐसा है कि उसके बढ़ने की वजह से पेशाब की नली का जो आयात है, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो अगर कम हो रहा है तो पेशाब की धार जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर मीडियन लोब जो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि मीडियन लोब अगर ज्यादा बड़ा रहेगा, तो मीडियन लोब तो सिर्फ ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर में जा रहा है, तो वो पेशाब की नली को सिकुड़ा देता है। मीडियन लोब से ज्यादा, मीडियन लोब तो सर वो एक अलग चीज है। मतलब जो लोब्स जो है वो अगर यूरेथ्रा, जो पेशाब की नली में अगर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा परेशानी देगा। लेकिन अगर प्रोस्टेट बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो सोनोग्राफी में तो बड़ा दिखेगा, लेकिन वो पेशाब की धार में उतनी परेशानी जो है वो पैदा नहीं करेगा। तो सोनोग्राफी में जो प्रोस्टेट का साइज है वो डायरेक्टली सिम्टम्स से कोरिलेट नहीं करता है। एक कोरिलेशन है, लेकिन ज्यादा बड़े प्रोस्टेट में भी हो सकता है दिक्कत ना हो और कम में हो जाए दिक्कत। तो मैं घूम फिर के वही बात बोल रहा हूं कि मरीज को जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो उसको हम एक सिम्टम स्कोर से भी कैलकुलेट करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री से भी देखते हैं। और प्रोस्टेट अगर सोनोग्राफी में उसका साइज बहुत बड़ा है तो वो सर्जन को फिर ज़्यादा काम करना है। मतलब 50 ग्राम में आपको कम काटना है, 70 ग्राम में, मतलब वो तो एक सीधी सी बात है जो कि कोई भी समझ सकता है। अब यदि हमने ये चीज़ को एस्टैब्लिश कर लिया है, ये चीज़ अब हमें पक्की है कि मरीज को जो है वो पेशाब में दिक्कत है और वो प्रोस्टेट की वजह से है, तो ज़्यादातर केसेस में जो है उसका इलाज जो है वो दवाइयों के ज़रिए पॉसिबल है। दवाइयों में भी जो है वो दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जिससे प्रोस्टेट की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो पेशाब की नली पे जो उसका दबाव है वो कम हो जाता है। और यदि प्रोस्टेट 40 ग्राम से बड़ा हो तो एक और ग्रुप की दवाइयां हम उसमें जोड़ते हैं, जिसकी वजह से
प्रोस्टेट की जो खून की जो सप्लाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रोस्टेट जो है वो लंबे समय में यदि आप वो दवाई लो तो श्रिंक हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में हम दवाइयाँ देते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद में हम मरीज़ को फिर से एवेल्युएट करते हैं। यदि मरीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं, यूरोफ्लोमेट्री में फ़्लो बेहतर हो गया है, तो हम उसको दवाई पे ही रखते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या जिनकी पेशाब रुक गई है और नली पड़ गई है, तो यदि हमने कुछ दिन दवाई दी, उसके बाद में नली निकाली, फिर भी जो है वो पेशाब करने में असमर्थ हैं, तो उन केसेस में फिर हम दूरबीन पद्धति से जो है वो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। और ये ऑपरेशन में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अनुभवी प्रशिक्षित हाथों में इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और ये स्थायी हैं, क्योंकि दवाइयों के साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर केसेस में आपको दवाइयाँ जो हैं वो लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी और उसके बाद में भी एक स्थिति ऐसी आएगी जब दवाइयाँ जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी और फिर आपको सर्जरी की राह जो है वो पकड़नी पड़ेगी। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी। चाहे स्टोन की बीमारी हो, चाहे बढ़ी हुई प्रोस्टेट हो या पेशाब का रुकना हो, यूरोलॉजी में दूरबीन पद्धति से इलाज बहुत ही सस्ता, फास्ट और अच्छा हो गया, जिसमें मरीज को फायदा मिलता है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। स्टोन बनने के कारण डॉक्टर साहब ने बताए। हमें खूब पानी पीना चाहिए, हमेशा हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, पेशाब को ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए और अगर तकलीफें होती हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज डॉक्टर चौधरी ने हमको मूत्र रोग से संबंधित सारी बातें किडनी से लेकर प्रोस्टेट तक की समझाई। हमेशा देखते रहिए DNN, अपने अच्छी सेहत के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद।